हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तनीषा एजुकेशनल हब। मैं हूं आपकी वेरी ओन टीचर डॉक्टर श्वेता मलानी। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 11 में हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 15। इट्स अ कोइंसिडेंस ना, मेरा भी 12 में भी चैप्टर 15 चल रहा है, 11 में भी चैप्टर 15 चल रहा है। चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए सिंपल रिक्वेस्ट, जो पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है बचे हुए लेक्चर्स का, उसको देख लो, तब ये पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। तो एनीवेज, हम ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टारगेट क्या है? हम दो प्लांट हार्मोन इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड को पढ़ने वाले हैं, राइट? सो इफ यू आर रेडी, हियर वी गो। ओके, इससे पहले मैं आपको इथिलीन पढ़ाऊं, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। सी दिस, ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। आपने कभी भी नोटिस किया है कि अगर पूरे फ्रूट बास्केट में एक बनाना ओवर राइपन हो जाए, ज्यादा पक जाए, तो वो बचे हुए बनाना को भी बड़ा फटाफट राइपन कर देगा। इफ आई पुट दिस बनाना, यू कैन सी दिस, इट्स ओवर राइपन, काफी पका हुआ है। अगर इसे मैं यहाँ पर रख दूं और अगर मेरे पास एकदम फ्रेश बनाना है, ये हालांकि फ्रेश नहीं है, उसको मैं रख दूं, कल आते आते ये सारे पक जाएंगे। यही नहीं, अगर मैं इसमें ऑरेंजेस डाल दूं ना, इवन ऑरेंजेस दे विल स्टार्ट गेटिंग ओवर राइपन्ड, ज्यादा पक जाएंगे। वाई? डू यू नो वाई इज इट? अच्छा, एक और चीज नोटिस किया होगा, पर्टिकुलरली टमाटर में ये हम लोग नोटिस करते हैं, इवन ऑरेंजेस में, कि अगर ये वाला रीजन थोड़ा सड़ गया है, अगर आप इसको बगल में रखोगे तो ये वाला रीजन भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। ये सारी चीजों की कहानी क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ वन हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लांट, इथिलीन। और क्योंकि इथिलीन गैशियस है ना बेटा, बनाना इथिलीन का काम है, वो राइपनिंग करता है फ्रूट्स का। मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगी भी, कि इथिलीन बोथ ग्रोथ प्रमोटिंग एंड ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन है, राइट? तो इसमें कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स है, कुछ ग्रोथ इनिबिटिंग फैक्टर्स है। तो ये ग्रोथ इनिबिटिंग में करता क्या है? ये सेनेसेंस लाता है, ये फ्लावर्स फ्रूट्स ये सब को पकाता है और पेड़ से गिरने में मदद करता है, ड्रॉप सेनेसेंस। तो क्योंकि गैशियस है ना, तो ये जो बनाना पक रहा है, ये देखो पूरा लटक गया है, ये ओवर राइपन बनाना, दिस इज बिकॉज ऑफ इथिलीन। ये खूब इथिलीन सिक्रीट करता है। इथिलीन गैशियस है ना, तो ये पूरे फ्रूट बास्केट में फैल जाएगा, गैस है ना, फैल जाएगा, एंड अदर फ्रूट्स को भी राइपन करने में मदद करेगा, राइट? सो दिस इज अबाउट ethylene and this is about how actually ethylene was discovered as well. इसकी डिस्कवरी कंपैरेटिवली सिंपल है, सो नो इश्यूज मच। कजन्स नाम के साइंटिस्ट ने ये देखा था, देयर इज अ रिलीज ऑफ अ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंजेस। ये देखो बहुत ज्यादा पका हुआ जो संतरा है, ये एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करता है। ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करता है, ये क्या करता है? इट हेसन द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप्ड बनानास। इसकी वजह से ये अनराइप्ड बनानास, जो एकदम कच्चे केले थे, वो भी एकदम फटाफट पक गए। ऐसा कजन्स ने देखा था। इट कॉज्ड राइपनिंग ऑफ दीज बनानास। ठीक, उन्होंने बाद में बोला दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस was the ethylene gas and thus the gaseous hormone ethylene was discovered. कजन्स ने देखा कि ओवर राइपन ऑरेंजेस एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो अनराइपन बनानास को बहुत क्विकली राइपन कर देते हैं। तब उन्होंने कहा इट वॉज बिकॉज ऑफ द गैशियस हार्मोन इथिलीन रिलीज्ड बाय द प्लांट्स व्हिच हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इज दैट क्लियर? तो चलिए इथिलीन के फंक्शंस हम लोग देखें, पर इससे पहले हम इथिलीन के फंक्शंस देखें, मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहती हूँ। मेरा लास्ट का समरी इसका टेबल बहुत अच्छा बना है। आई एम टेलिंग यू, यू विल रियली थैंक मी फॉर दैट। एंड गुड न्यूज ये है, वो समरी पेज डाउनलोडेबल है, मैंने उसके नीचे में लिंक दे दिया है, आप उस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा इथिलीन चुटकियों में हो जाएगा। फिर भी तब तक पढ़ तो लो, वो तो समरी है, समरी को डिटेल में पढ़ तो लो। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जिसका कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शंस है। It is both a growth promoting hormone and it is also a growth inhibiting hormone. Though most of its function is growth inhibiting, major ये growth inhibiting function करता है, but ये कुछ growth promoting functions भी करता है। इसके अलावा towards the last हम आपको बताएंगे इथिलीन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है।
ये गैशियस हार्मोन है, तो आर्टिफिशियली कैसे सिंथेसाइज करें? हमने आर्टिफिशियल ऑक्सीन बनाया है, साइटोकाइनिन बनाया है, जिब्रेलिन बनाया है, ठीक सारे हार्मोन्स का हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है, गोइंग इनटू दैट कोर स्ट्रक्चर को देखकर हमने आर्टिफिशियली बनाया है। इथिलीन को अगर हम मतलब कैसे यूज करें वाली बात थी, तो हमने क्या किया, एक केमिकल बनाया, उसका नाम है इथोफॉन। इसका नाम है इथोफॉन, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। और ये जो इथोफॉन है, क्योंकि लिक्विड है तो मैं इसे ब्लू कलर से दिखाती हूं, उसे हम सॉइल में छिड़क देते हैं, इथोफॉन को हम स्प्रे कर देते हैं, तो ये इथोफॉन प्लांट में अब्सॉर्ब होकर ऊपर चला जाता है एंड डिजायर्ड प्लेस में ये इथोफॉन इथिलीन गैस, ठीक है, C2H2 इथिलीन गैस को रिलीज करता है एंड इस तरह से इथिलीन अपना फंक्शन करता है। तो इथोफॉन इज द लिक्विड फॉर्म इन विच वी पुट इट इन द सॉइल। प्लांट इस इथोफॉन को अब्सॉर्ब करता है, देखो ग्रीन कलर से बनाया है, वेरियस पार्ट्स में जब इथोफॉन चला जाता है तो ग्रेजुअली इथिलीन रिलीज करता है, ठीक। तो आपको पढ़ना है इथिलीन के कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शंस, इथिलीन के कुछ ग्रोथ इनहिबिटिंग फंक्शंस एंड इथोफॉन को हम लोग नॉर्मली किन सिचुएशंस में, किन कामों के लिए एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग मूव करते हैं टू द फंक्शन ऑफ इथिलीन। अभी तो मैं आपके एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगी, लास्ट में आई विल डिस्कस एनसीईआरटी इन केस एनी पॉइंट इज मिस्ड आउट ओवर हियर। बाद में लास्ट में हम लोग समरी पेज में जाएंगे। तो पहला है इट है वैसे प्लांट के टिश्यूज जो सेनेसेंस यानी कि मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उसमें इथिलीन काफी ज्यादा मात्रा में बनता है, क्योंकि ये फ्रूट, फ्लावर, लीफ, इनके राइपनिंग एंड लीफ के राइपनिंग एंड फॉलिंग, जो ये गिर जाते हैं, जब फल पक जाता है तो टपक जाता है, फूल जब बूढ़ा हो जाता है गिर जाता है, और लीफ भी गिर जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ ओके एब्सिसिक एसिड, बट इथिलीन ऑल्सो हैज अ रोल। इथिलीन ऑल्सो हैज अ रोल। क्या रोल है? मुझे एक इंटरेस्टिंग मिला तो मैंने सोचा मैं आपको जस्ट शेयर करूं। समझिए ये कच्चा आम है, कच्चा आम खट्टा होता है, जब पक जाता है तो वही एंड हरा होता है, वही जब पक जाता है तो ये बिकम येलोइश, येलो ऑरेंज थोड़ा वैसा हो जाता है एंड गेट स्वीट। ये राइपनिंग में, पकने में कौन मदद करता है? इथिलीन मदद करता है। तो इथिलीन करता क्या है? इथिलीन के प्रेजेंस में कुछ एंजाइम्स है, जैसे काइनेज, अमाइलेज, हाइड्रोलेज, पेक्टिनेज, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, ये सारे एंजाइम, जिसकी वजह से एसिड का प्रॉपर्टी न्यूट्रल हो जाता है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टार्च टेस्टलेस होता है, शुगर स्वीट होता है, क्लोरोफिल एंथोसाइनिन में तो रेड हो जाता है, पेक्टिन की वजह से कच्चा आम हार्ड होता है, वो पेक्टिन को सॉफ्ट कर देता है, एंड लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड को एरोमेटिक यानी कि उसमें काफी अच्छे स्मेल आ जाते हैं। ऑल दीज चेंजेस आर बिकॉज ऑफ इथिलीन, राइट? सो इथिलीन बेसिकली हेल्प करता है इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, vegetables. It also helps in actually aging of flowers, leaves, etc. So in short, this is an important function. Ethylene is highly effective in fruit ripening. पहला याद करना। अभी राइपनिंग के दौरान करता क्या? रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। भाई आपका एक फ्लावर मच्योर कर रहा है, एक फ्रूट मच्योर कर रहा है, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग, ड्यूरिंग द यूसेज ऑफ इथिलीन, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, राइट? इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, याद कर लेना। हो गया? नाउ influence of ethylene on plants include horizontal growth of seedling, swelling of the axis and apical hook formation. ये करता है आपका इथिलीन। क्या करता है? horizontal growth of the seedling. कोई भी जो सीडलिंग है ना उसका ऐसे हॉराइजॉन्टल, देखो भाई सीडलिंग का अगर हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल ग्रोथ तो होता ही, हॉराइजॉन्टल ग्रोथ नहीं होगा तो वो सीडलिंग सीड से बाहर कैसे निकलेगा, जर्मिनेट कैसे करेगा? ठीक, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, ये एक्सिस स्वेल करता है, एपिकल हुक बनता है, तभी आपका एक सीड जर्मिनेट कर पाता है। तो ये पिछला वाला रोल कैसा था? ग्रोथ इनहिबिटिंग, है ना? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स। ये कैसा है? ग्रोथ प्रमोटिंग। वाई? क्योंकि ये सीड को जर्मिनेट करने में मदद कर रहा है। कैसे? बाय मेकिंग हॉराइजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। यहां तो देखो आपका हॉराइजॉन्टल ग्रोथ एंड स्वेलिंग दिखा रहा है।
एपिकल ग्रोथ हुक फॉर्मेशन का ये बहुत अच्छा डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी की इसी चैप्टर से मैंने लिया है। देखो बेटा, ये एक सीड है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है। अब ये सीड जर्मिनेट करेगा, राइट? तो जर्मिनेट करेगा तो नीचे वाला हिस्सा बनाएगा रूट, ऊपर वाला क्या बनाएगा? आपका स्टेम बनाएगा ना। तो ये जो सीड निकलता है, से जो पौधा निकलता है, ये कैसे निकलता है? सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन, अगर ये मेरा सीड है तो पौधा निकलेगा कैसे? तो पहले ना पूरा लाइक द पौधा दैट इज इनसाइड, ये पूरा ऐसे नहीं निकलता। मेरी उंगली को देखो, अगर ये अंदर, ये पहले ना इसका टिप अंदर ही रहता है, ये ऐसा एक हुक बनाता है, ऐसा एक हुक। बाद में इस हुक को ऐसे करेंगे तो सीड बाहर, मतलब प्लांट बाहर निकलता है। तो ये देखो, पहले एक हुक जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, पार्ट ऑफ इट इज इनसाइड पार्ट, फिर बाद में इसको जब ऐसे निकालोगे तो ये सीड से आपका पौधा, ये देखो यहाँ हुक है, और फिर देखो ये अभी भी यहाँ पे सीड लगा हुआ है, और फिर जब इसको निकालोगे तो ये पूरा पत्ता बाहर आता है। ठीक है, देखो नीचे वाला हिस्सा तो आ गया, और इस हुक को ऐसे ऊपर करोगे तो ये वाला हिस्सा आपका बाहर आएगा। तो ये जर्मिनेशन के प्रोसेस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, ये इसको हॉराइजॉन्टल ग्रोथ देता है, ठीक है, हॉराइजॉन्टल ग्रोथ। उसके बाद ये क्या करता है? एक्सिस को स्वेल कराता है। एक्सिस स्वेल करने के बाद ये करता क्या है? हुक फॉर्मेशन करता है, एंड ये हुक बाद में बाहर निकलेगा तो आपका सीडलिंग जर्मिनेट करता है। सो दीज 3 थिंग्स, सो इथिलीन बेसिकली हेल्प्स इन हॉराइजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ दिस एक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ दिस हुक। आई होप आपको ये हुक बहुत क्लियर दिख रहा है। ये हुक बनाता है, बाद में इस हुक से आपका प्लांट बाहर निकलता है, यानी कि जर्मिनेट करता है। 2 फंक्शन किया अभी तक हमने, एक ग्रोथ इनहिबिटिंग, पहला वाला राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, एंड ये ग्रोथ प्रमोटिंग, इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इथिलीन प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन, फिर उसी पॉइंट पे वापस आ गए। आप देखो, आपने बहुत सारे लीव्स हैं, लाइक यू नो देयर आर आल्सो मेनी मूवीज लाइक मोहब्बतें एसेट्रा, उसमें ये मेपल लीव्स का राइपनिंग दिखाया गया बाकायदा। इनिशियली द लीव्स आर ग्रीन, बाद में ये रेडिश हो जाते हैं। यू नो दिस चेंज अभी मैंने बताया इथिलीन की वजह से होता है, एंड उसके बाद आपका ये लीव सारे फॉल कर जाते हैं। तो ये नेगेटिव रोल हो गया। द इथिलीन प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन इन प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं जो बूढ़े होते हैं, वो मेनली इथिलीन की वजह से एजिंग इनकी होती है। गिरने का काम तो मेनली एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है, ये एजिंग में हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया, देखो ये दोनों रिपीट ही टाइप के हो गए। पहला पॉइंट था वही, अभी थर्ड रिपीट हुआ। सेकंड मैंने बोला सीड जर्मिनेशन, तो वही चीज वापस लिख दिया है। ये आपका सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन में मदद करता है। यहाँ 3 एग्जाम्पल है, याद कर लेना। मेडिकल में एग्जाम्पल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मैं कम वेरी इसलिए लगाती हूँ कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं इससे ज्यादा भी लगा सकती थी। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं दिखा रही हूँ पीनट्स, यहाँ आपको क्लियर कट दिख रहा है। इसके जर्मिनेशन में इथिलीन हैज अ रोल। उसके अलावा यहाँ मैं पोटैटो में दिखा रही हूँ, ये जो पोटैटो के ट्यूबर्स हैं, ये जो आपके जर्मिनेट करते हैं, इथिलीन इट एक्चुअली हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीड एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बड। ठीक है, आलू में ये जो बड्स लगे हैं इसके जर्मिनेशन में, और ये जो पीनट का सीड है जर्मिनेट कर रहा है, ये आपका इथिलीन का फंक्शन लिखा है। ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा है, इट प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। डीप वाटर राइस प्लांट में ये इंटरनोड इलोंगेशन, आपको पता है ये नोड है, ये नोड है, 2 नोड के बीच वाले जगह को हम कहते हैं इंटरनोड। यहां इंटरनोड इलोंगेशन या पिटियोल इलोंगेशन, आपको पता है द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज पिटियोल। ये जो लीफ का स्टॉक है, इस स्टॉक को हम लोग कहते हैं पिटियोल। तो या तो ये पिटियोल इलोंगेशन करता है, अगर पिटियोल इलोंगेट कर जाएगा और ज्यादा तो लीफ और आगे बढ़ जाएगा, इसमें ये मदद करता है। एंड स्पेशली ये डीप वाटर राइस प्लांट यहां पर लिखा हुआ है, एंड जिसकी वजह से अभी मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगी। डीप वाटर राइस प्लांट में देखो यहां दिखा रहा है राइस प्लांट। आपको पता है राइस प्लांट को दलदली एरिया में ग्रो किया जाता है, थोड़ा वाटरी एरिया। राइस प्लांट में जो फील्ड्स होते हैं वो काफी हद तक ऐसे पानी से भरे हुए रहते हैं। यहाँ डीप
वाटर बता रहा है। मैं इसकी बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी आपको। इट हेल्प्स द लीव्स एंड अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट है दैट इज लीव्स एक्सेट्रा, ये इसको पानी से ऊपर रहने में मदद करता है। ये तो आपने सुन लिया, दोबारा सुन लो, फिर मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी। कहानी मैंने आपको ये बताया, ये इंटरनोडल इलॉन्गेशन करता है या पिटियोल का इलॉन्गेशन करता है, पर्टिकुलरली कौन से प्लांट में, राइस प्लांट में जो डीप वाटर में है। और ये इंटरनोड इलॉन्गेशन करने की वजह से, क्योंकि राइस का प्लांट पानी में डूबा हुआ है, तो इंटरनोड इलॉन्गेट करने की वजह से कम प्लांट का जो टिप है वो पानी के ऊपर रहता है। यही आपका लिखा है, ठीक है, इंटरनोड। नहीं तो क्या होगा, पूरा का पूरा राइस प्लांट आपका डूब जाएगा। अब इसके पीछे की मैं कहानी बताऊं, इस कहानी को देखते हुए देयर आर मेनी कंट्रीज इंडिया में, वर्ल्ड ओवर, जैसे ब्राजील एंड मेनी प्लेसेस में जहां बहुत फ्लडिंग होती है, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया है राइस के प्लांटलेट्स के आइडेंटिकल, मतलब बहुत ज्यादा सीड नहीं खरीदा। ऐसे अगर मुझे राइस लगाना होगा तो मुझे राइस के सीड खरीदने पड़ेंगे ना, वो कॉस्टली हो जाता है। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया आइडेंटिकल प्लांट्स बनाने के लिए विदाउट सीड्स। कैसे? अब बोलोगे मैम बहुत हो गया, कहानी सुना दो, मैं बताती हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि ये मेरा राइस का फील्ड है, राइट, और राइस के फील्ड में आपका ये मेरा एक स्मॉल प्लांटलेट है, सपोज ये स्मॉल प्लांटलेट है, तो यहाँ पर हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। तो कोई कंट्री है, मोस्टली ब्राजील और समवेयर, हमको याद नहीं आ रहा ढंग से कंट्री का नाम, वहां ना बहुत बारिश होती है और बारिश में फ्लड का पानी ऑब्वियसली बहुत ऊंचा जाता है, ये एनुअल फेनोमेना है। और बाद में फिर जैसे जैसे मतलब बारिश कम होती है, फिर ये पानी थोड़ा नीचे चला जाता है। तो ये सपोज मेरा राइस का प्लांट है और ये ऐसे पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। अब ये पानी क्या करेगा, हार्मोन बनाएगा इथिलीन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं इथिलीन। अब क्या होगा, जैसे बारिश बढ़ेगी, फ्लड आएगा, फ्लड का पानी राइज करेगा। ये फ्लड का पानी देखो आपका राइज किया, ठीक है, फिर और राइज करेगा फ्लड का पानी, ठीक, ऐसे ये राइज करता जाएगा एंड ग्रेजुअली फिर ये पानी क्या होगा, कम होगा एंड फिर ये नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। अब मैं राइस के प्लांट को दिखाती हूँ आपको। राइस में क्या है, ये मेरा राइस का प्लांट है। अब ये फ्लडेड राइस फील्ड, जैसे राइस का प्लांट है मेरा और फील्ड फ्लडेड हो जाता है, ये बनाता हार्मोन इथिलीन, और ये इथिलीन इंटरनोडल इलॉन्गेशन कर देता है या पिटियोल का इलॉन्गेशन कर देता है। तो जैसे ही इलॉन्गेशन करेगा तो ऑब्वियसली प्लांट क्या होगा, थोड़ा फिर ऊंचा चला जाएगा, क्योंकि इसके इंटरनोड के इलॉन्गेशन हो गए, और ज्यादा पानी इकट्ठा होगा, और ज्यादा इथिलीन प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा इथिलीन प्रोड्यूस होगा, एंड ये इथिलीन प्रोडक्शन के वजह से जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरनोडल इलॉन्गेशन होने की वजह से राइस का प्लांट भी इलॉन्गेट करता चला जाता है, सच दैट जो ये टिप ऑफ द प्लांट है ना बेटा, टिप ऑफ द प्लांट, ये हमेशा पानी के ऊपर रहता है। नाइस ना। अगर इंटरनोड इलॉन्गेट नहीं करता तो जब पानी यहां तक आया था तो ये पूरा राइस का पौधा पानी में डूब के मर जाता। इमेजिन, अगर उस रेट में, जिस रेट में पानी ऊपर पड़ रहा है, उस रेट में अगर प्लांट ग्रो नहीं करता तो होता क्या, जस्ट लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, जैसे आपको समझाने के लिए व्हाइट। सपोज ये पानी अगर यहां तक आ जाता है तो पौधा मर के, डूब के मर जाता, लेकिन थैंक्स टू गॉड इथिलीन रिलीज हुआ, जिसकी वजह से पानी रेज करता गया तो प्लांट भी रेज करता गया, क्योंकि राइस प्लांट्स जब ओवर फ्लडेड हो जाते हैं तो ये इथिलीन हार्मोन बनाते हैं जो इंटरनोडल एंड पिटियोल इलॉन्गेशन करता है। अब क्या होगा, राइस के प्लांट्स तो बहुत ज्यादा टॉल कर गए, अब नॉर्मली टॉल कर गए, मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है, ये इसके इंटरनोड्स है, इलॉन्गेट कर गए, अब नॉर्मली टॉल होंगे। अब जब पानी नीचे आएगा तो पानी तो इसको, आपको पता है ना, पानी बोएंसी देता है, तो चलो फ्लोट कर रहा था, लेकिन जैसे ही पानी खत्म हुआ ये पूरा का पूरा पौधा गिर जाएगा, ये वेट नहीं संभाल पाएगा और ये पौधा ऐसे गिर जाएगा जमीन के नीचे, जैसे ऊपर था वो नीचे गिर जाएगा। अब जब गिर जाएगा, पानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस पौधे में यहां पर क्या है, नोड्स है, ठीक है ना, इस पौधे में नोड्स है। अब होगा क्या, ये नोड्स पे आपको पता है बड्स होते हैं, बड्स होते हैं, एंड इस बड से क्या होगा, नए प्लांट जर्मिनेट कर जाएंगे। इस तरह से आपने देखा विदाउट सीड्स है ना, आइडेंटिकल प्लांट्स हमने ग्रो कर लिया और पूरा का पूरा राइस फील्ड हमने ग्रो किया था, समझो केवल
10 पौधे, उनसे 100 पौधे निकल आए एंड ये फील्ड पूरा डेंस हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि यहाँ सीड से पौधा नहीं बन रहा, तो ऑब्वियसली दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट से बन रहा है, ये स्टेम से बन रहा है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आइडेंटिकल प्लांट्स शॉर्ट टाइम में, ठीक, आपका विदाउट सीड्स ग्रो कर जाते हैं। इस इथिलीन के प्रॉपर्टी को बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिसमें फ्लड काफी आता है, उन्होंने उसको एज एन एडवांटेज यूज किया फॉर प्रोपोगेटिंग राइस प्लांट इन ह्यूज नंबर्स। तो ये है आपका इथिलीन की पूरी कहानी। सर में आया? अब तो हम श्योर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड या पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। ये लीव्स को अपर पार्ट में रहने में मदद करता है। ये देखो पूरा दिख रहा है, जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, ये देखो अपर पार्ट ऊपर है, फिर जब पानी चला जाएगा ये गिरेगा और इसमें से नए प्लांटलेट्स आ जाएंगे। एडवेंटिशियस रूट्स से डेवलप एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। हो गया। सो एक्चुअली ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट फॉर दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट। थोड़ा साइंस वाली बात होनी चाहिए। सिर्फ रटने के लिए, एग्जाम के लिए क्यों पढ़े, थोड़ा समझने के लिए, सो फॉर गिविंग दैट कंप्लीट साइंटिफिक टोस्ट, है ना। मैं ऊपर से आपका पूरा साइंस का जैम लगा रही हूँ आपके सिलेबस पर, उसके लिए बता रही हूँ। लोग कहते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ इथिलीन, बट देयर इज अनदर थ्योरी दैट सेज दैट एक्चुअली जब वाटर राइस प्लांट्स में, जैसे ये जो वाटर है सबमर्ज्ड वाटर में, होता क्या है, ये जब पानी का लेवल बढ़ता है ना तो ऑक्सीजन कम हो जाता है एंड CO2 बढ़ जाता है, जिसके लिए इथिलीन बनता है। डेफिनेटली इथिलीन बनता है, बट आपने पढ़ा था कि इंटरनोडल इलोंगेशन जिब्रेलिन की वजह से होता है। ये रिमेंबर मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटरनोडल इलोंगेशन इज ड्यू टू जिब्रेलिन। आप बोलोगे मैम कभी बोलते हो जिब्रेलिन, कभी बोलते हो इथिलीन। एक्चुअली ऐसा हम मानते हैं, हाई लेवल ऑफ इथिलीन इट प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन के फॉर्मेशन को मदद करता है एंड एक्चुअली इंटरनोडल इलोंगेशन होता है ड्यू टू जिब्रेलिन एंड एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन एंड सेल डेथ होता है मे बी बिकॉज ऑफ इथिलीन। ऐसा हम लोग, बहुत लोग मानते हैं, बट एनीवेज आपको आपका पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो दैट वाज ग्रोथ प्रमोटिंग function, is it not? Internodal elongation, petiole formation, growth promoting function. Ethylene is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapples. Pineapple में ये flowering and flower से fruit बनने में ये मदद करता है। Flowering in pineapple आपने ऑक्सीन में भी पढ़ा था, if you remember. ऑक्सीन also helps in flowering in pineapples. तो ऑक्सीन एंड इथिलीन दोनों में पढ़ रहे। इसके अलावा लिखा है इन मैंगोज, मैंगो में भी ये फ्लावरिंग में इथिलीन मदद करता है। सिंस इथिलीन इतने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को गवर्न करता है, इसीलिए इसका एग्रीकल्चर में काफी इस्तेमाल होता है, काफी इस्तेमाल होता है ना। आपने देखा इंटरनोडल इलोंगेशन, फ्रूट राइपनिंग, देन फ्रूट फॉर्मेशन एक्सेट्रा, क्योंकि वो वहां यूज होता है। इसीलिए हमने आर्टिफिशियल इथिलीन तो हम क्या बनाए, गैसियस से, तो मैंने आपको बताया था हमने लिक्विड फॉर्म में बनाया जिसको हम कहते हैं इथोफॉन। ये इथोफॉन अक्वस होता है और प्लांट इसको रेडिली अब्सॉर्ब कर लेता है एंड धीरे धीरे प्लांट के अलग अलग पार्ट में ये इथोफॉन इथिलीन रिलीज करता जाता है। सो ये इथोफॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये ग्रेजुअली इस इथिलीन को रिलीज कर देता है। ये पार्ट डिसोसिएट कर जाएगा, इथिलीन रिलीज करता है इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इथोफॉन का फंक्शन क्या है, एक आध मैं अभी बता दूं। एक तो इथोफॉन ऑफ कोर्स राइपनिंग में मदद करता है इन टोमेटोज एंड एप्पल। इसके ये दो एग्जांपल याद कर लेना। तो इथोफॉन के फंक्शंस आपके यहीं पर आ गए। सो दिस इज फर्स्ट, इट हेस्टन्स फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स। याद कर लेना जो एनसीईआरटी में, वही टमाटर में एंड एप्पल में, टमाटर में और एप्पल में, टमाटर और एप्पल, हाँ, इसमें राइपनिंग में मदद करता है। इसके अलावा it accelerates abscission in flowers and fruits. Flowers and fruits को abscission यानी कि टूट के गिरने में मदद करता है and it helps in thinning of cotton, cherry and walnut. इसको याद कर लेना। ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए। देखो, दिस इज योर वॉलनट, यहाँ पे मैंने वॉलनट का फोटो दिखाया है। देन दिस इज योर कॉटन एंड दिस इज योर चेरी। इन तीनों प्लांट्स में ये
फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को थिन करने में, शेप लेने में मदद करता है। हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर में इथोफॉन को। एक तो टमाटर एंड एप्पल्स को राइपन में यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं थिनिंग ऑफ द फ्रूट्स ऑफ वॉलनट, कॉटन एंड दिस। जानते हो अगर हम लोग थिनिंग करते हैं ना, थिनिंग करने का बहुत एडवांटेजेस होता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी, ये एक्स्ट्रा है, फर्टिलिटी, सीजनल डिमांड्स, न्यूट्रिएंट्स, फ्लेवर, क्वालिटी, ये सबको एनहांस करता है जब आप फ्रूट्स की थिनिंग करते हैं। इथोफॉन का थर्ड फंक्शन है, इट हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन कुकम्बर्स, पर्टिकुलरली कुकम्बर। कुकम्बर मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली जो हुआ, कुकम्बर इज कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी CEAE फैमिली, जिसमें आता है कद्दू, खीरा, नेनुआ, ककड़ी, बिटर गोर्ड, करेला, बहुत सारी चीजें जो आपकी कद्दू की फैमिली में आती है। इसमें केवल फीमेल फ्लावर्स, आपको पता होगा कद्दू की फैमिली में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स। इस फीमेल फ्लावर्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है, दैट्स गुड, क्योंकि फीमेल फ्लावर ही फ्रूट बनाती है, मेल तो फ्रूट बनाता नहीं है ना। फीमेल फ्लावर पे ही ना ओवरी होगा और ओवरी ना फ्रूट बनाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई कद्दू के पौधे में ज्यादा फीमेल फ्लावर्स हो ताकि ज्यादा फल लगे, क्या करना है, इथोफॉन डाल दो मिट्टी में, राइट। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके साथ मेजर फंक्शंस हमने कर लिया है। अगर कुछ छूट गया है तो चलो फटाफट एक बार एनसीईआरटी से देख लें बिफोर आई एक्चुअली गिव यू द माई समरी। मेरा समरी टेबल बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले फटाफट एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आपके एनसीईआरटी में इथिलीन में लिखा है, इथिलीन इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन। It is synthesized in large amount by tissues undergoing senescence and ripening. इसका कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन हो गया है, सेनेसेंस एंड एब्सिशन इन प्लांट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ये हो गया है, फ्रूट राइपनिंग ये हो गया है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक आपका हो गया है। ये हेल्प करता है इन ब्रेकिंग सीड एंड बड डॉर्मेंसी इन पीनट एंड पोटैटो ट्यूबर्स, ये हो चुका है आपका। इंटरनोड पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, ये आपका हो चुका है। अच्छा, एक पॉइंट जो छूट गया है वो है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। इथिलीन ना इवन रूट एंड रूट हेयर, नॉट दीज सेकेंडरी रूट्स, ठीक है, इसमें जो रूट हेयर्स होते हैं ये रूट हेयर फॉर्मेशन में मदद करता है, ये छूट गया था। फ्लावरिंग एंड इट इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फूड सेट इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन मैंगो हो चुका है। उसके बाद हम लोग इथोफॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। इथोफॉन के बारे में हम लोग पढ़े राइपनिंग ऑफ टोमेटोज एंड एप्पल्स, एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, एंड इट मेक्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकम्बर्स। हो गया ना सारा फंक्शन। सो जब हमारा ये हो गया, सो अब नेक्स्ट आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गो फॉर माई गुड ग्रेट समरी टेबल। मैंने कहा ना आपको, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आपको लगता है नहीं ये बहुत अच्छा एट अ ग्लांस मैम ने बहुत सिस्टमैटिक करके समरी बनाया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, ऑल फ्री फॉर यू। सबसे पहला मैंने कहा इथिलीन के 3 फंक्शंस हैं, तो हम लोग इसको फंक्शन वाइज देख ले। पहला, द फंक्शंस विल बी ग्रोथ रिलेटेड, ग्रोथ प्रमोटिंग, ग्रोथ इनहिबिटिंग, एंड इथोफॉन का अलग से मैंने डाल दिया है। ग्रोथ प्रमोटिंग में सॉरी ये उल्टा हो गया, यहां होना चाहिए था ग्रोथ इनहिबिटिंग। हम नोट्स में ठीक कर देंगे बेटा, इनहिबिटिंग होना चाहिए था यहां पर और यहां होना चाहिए था ग्रोथ प्रमोटिंग। यहां प्रमोटिंग लिखना चाहिए था मुझे, कोई चिंता नहीं है, जो नीचे में मैं ठीक कर दूंगी, अटैचमेंट आप में आपको सही मिलेगा। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग में क्या है, इट कॉजेज सेनेसेंस एंड दैट इज एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। ये बूढ़ा पकने में मदद करता है, स्पेशली कौन सा, लीव एंड फ्लावर। फ्रूट को भी राइपन करता है, दैट मीन्स लीव को भी एजिंग में मदद करता है, फ्लावर को भी मदद करता है, एंड साथ में फ्रूट को भी करता है। लेकिन फ्रूट को जब राइपन करता है उस दौरान रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। हो गया। सो यहां पर आपको पढ़ना है लीफ, फ्लावर, फ्रूट। अब आ जाते ग्रोथ प्रमोटिंग, उसको देखो मैंने कैटेगराइज कर दिया, एक रूट का है, एक स्टेम का है, एक लीफ का है, एक फ्लावर का है, एक फ्रूट का है, एक सीड का है। तुम देखो ना, अगर कोई एक प्लांट है
तो सीक्वेंशियली जाओ, एक फंक्शन रूट का है, एक फंक्शन स्टेम का है, एक फंक्शन लीफ का है। उसके बाद आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट है तो ये क्या बनाएगा, फ्लावर। आपको पता है फ्लावर अल्टीमेटली क्या बनाएगा, फ्रूट। और आपको पता है फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड। वो सब में एक एक है। रूट में अभी आपने पढ़ा, इट हेल्प्स टू फॉर्म रूट, पर्टिकुलरली रूट हेयर फॉर्मेशन, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर अब्जॉर्प्शन। स्टेम में आपने पढ़ा हॉराइजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग, एपिकल हुक फॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो जर्मिनेट कर पाते हैं। मैंने कहा था ना इसका जो स्टेम है। अब अच्छा, लीफ में हमने लिखा ये प्रोमोट करता है इंटरनोडल या पिटियोल इलोंगेशन, ताकि लीव्स आपके पानी के ऊपर रह सके, पर्टिकुलरली इन डीप वाटर राइस प्लांट। इसको मैंने लीफ में डाल दिया। फ्लावर में इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। फ्रूट में डाल दिया इट इनिशिएट्स फ्लावरिंग एज वेल एज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। एंड सीड में डाल दिया इट ब्रेक्स स्वीट डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी। अच्छा, सीड एंड बड को एक साथ डाल दिया इन पीनट एंड पोटेटो ट्यूबर्स, हो गया ना। एंड इथोफॉर्म के 3 फंक्शन है, एक फ्रूट से रिलेटेड लाइक टोमेटोज एंड एप्पल, एक आपका फ्लावर से रिलेटेड, फ्लावर्स इन फ्रूट बनता है दैट इज फ्लावर्स इन कुकम्बर, एंड एक ओवरऑल ये हेल्प करता है इन एब्सिशन, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, राइट। सो विद दैट इट्स ऑल, इथिलीन इज डन। सो नाउ वील मूव टू द लास्ट प्लांट हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का सबसे पहले डिस्कवरी, इसका भी बहुत सिंपल डिस्कवरी है, इथिलीन जैसा। 1960s में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुए थे, 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था एंड देखा था कि प्लांट्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स पाए जाते, केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिक है, नॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, दे आर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जो एब्सिशन यानी कि स्टेम वगैरह को, एब्सिशन क्या होता है कल के लेक्चर में बता दिया था तो रिपीट नहीं करेंगे, राइट। जो एब्सिशन यानी कि फ्रूट स्टेम लीफ के टूट के गिरने में मदद करता है। तीनों ने अलग नाम दिया, एक ने नाम दिया अच्छा, और अच्छी बात क्या है, साइंटिस्ट का नाम नहीं पढ़ना, वो 3 कौन थे सिर्फ पढ़ना, उन्होंने नाम क्या दिया था। कुछ ने उस केमिकल कंपाउंड को नाम दिया इनहिबिटर बी, कुछ ने इसको नाम दिया एब्सिशन 2, किसी ने इसको नाम दिया डॉर्मिन, एंड फाइनली इसको जो नाम मिला वो था एब्सिसिक एसिड। ड्यूरिंग 1960s 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कुछ ऐसे केमिकल कैरेक्टराइजेशन जो इनहिबिटर्स का काम करते थे। किसी देवर इनहिबिटर बी, किसी ने नाम दिया एब्सिशन 2, किसी ने डॉर्मिन। लेटर ऑल द 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में पता लगा तीनों एक ही चीज है, तीनों ने अलग अलग नाम दे दिया पर चीज एक ही है, और उसको एक कॉमन नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज अ हार्मोन, आपको पता है, जो ग्रोथ इनहिबिटिंग है। आपको पता है पहले 3 हार्मोन ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन ग्रोथ प्रमोटिंग थे। इथिलीन का पार्ट फंक्शन था ग्रोथ प्रमोटिंग, पार्ट ग्रोथ इनहिबिटिंग। एब्सिसिक एसिड कंप्लीटली ग्रोथ इनहिबिटिंग। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग में मेनली इसका 2 ही फंक्शन है, एक तो वो इनिशियल स्टेज में ग्रो नहीं होने देता, और अगर ग्रो हो गया तो बूढ़ा होकर गिराने में मदद करता है। मतलब मेन इसका 2 ही फंक्शन होता है। वन इज डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी इज इनिशियल स्टेज, जब हम चाहेंगे वो ग्रो ही ना करे। जो सीड है, आपने चना का, राजमा का सीड बॉटल में अगर रखा होगा तो देखोगे महीनों, मंथ्स तक ये सीड चुपचाप से रहते हैं। महीनों बाद भी अगर पानी में डालोगे, मिट्टी में डालोगे, जर्मिनेट कर जाता है। ये जो पीरियड ऑफ लीस्ट एक्टिविटी, बस उतनी एक्टिविटी होती है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लीस्ट मेटाबॉलिज्म, इसी को कहते हैं डॉर्मेंसी। एंड ये होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसको जो सीड के अंदर जो सीडलिंग है, सीड के अंदर जो छोटा प्लांट है, सीडलिंग है, उसको डॉर्मेंट अवस्था में रखने में मदद करता है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट, राइट। तो होता क्या है, ये हेल्प करता है टू मेंटेन डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, ठीक है। ये शुरू में ग्रो होने ही नहीं देगा, ग्रोथ इनहिबिटिंग है ना इसका फंक्शन, इसका फंक्शन ग्रोथ इनहिबिटिंग है। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग में इसका 2 रोल है, BITING, ग्रोथ इनहिबिटिंग फंक्शन है इसका 2। स्टार्टिंग स्टेज में इसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, डॉर्मेंट रखेगा, और जब प्लांट जर्मिनेट हो जाता है तो उसका जो लीफ, फ्लावर, फ्रूट है उसको मैच्योर करके फॉल करने में, गिराने में, टपकाने में मदद करता है। तो ये इसका मेनली 2 ही फंक्शन है, एक
to maintain dormancy and the second to promote senescence. आपको पता है senescence मतलब बुढ़ापा, ये सब बुढ़ापा प्रमोट करता है और जन्म देना, या तो जन्म ही नहीं देने देगा, जन्म ले लिया तो फिर बुढ़ापा की तरफ लेकर जाएगा. गॉट इट. तो इसका पहला फंक्शन आपको क्लियर कट यहां दिख रहा है. इट हेल्प्स टू मेंटेन डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड. एक बहुत अच्छा डायग्राम है, देखो दिखा रहा है. ये मेरा एक सीड है, काफी लंबे समय तक डॉर्मेंट है एंड ग्रेजुअली ये बाद में जर्मिनेट करता है. तो यहां पर देखो मैंने लिखा है जिब्रेलिन का पॉजिटिव रोल है, दैट मीन्स ये जर्मिनेशन में मदद करता है. इथिलीन का पॉजिटिव रोल है, जिब्रेलिन का पॉजिटिव रोल है, लेकिन एब्सिसिक एसिड का नेगेटिव होता है. शुरू में एब्सिसिक एसिड ज्यादा होता है तो ये डॉर्मेंट होता है, लेकिन बाद में जब जिब्रेलिन एंड इथिलीन बढ़ जाता है तो यही सीड जर्मिनेट कर जाता है. सेकेंड, इट एक्ट्स एज अ ग्रोथ इनिबिटर एंड ये इवन केवल सीड को नहीं, ये बर्ड्स को भी डॉर्मेंट रखता है विंटर में. आपने देखा होगा विंटर्स में बर्ड्स काफी डॉर्मेंट होते हैं, ये जल्दी से जर्मिनेट नहीं करते, तो इसको मेंटेन करता है. थर्ड, ये क्या करता है, ये जो आपके मैच्योर फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, उसका एब्सिजन करता है. एब्सिजन का मतलब पिछले लेक्चर में बताया था, कल में दोबारा नहीं बताएंगे. एंड दस ये फ्लावर्स इन फ्रूट्स के फॉल को मदद करता है. ठीक, सो ये क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय करता है, ग्रेजुअली लीव्स को थोड़ा सा बूढ़ा करता है. थर्ड फंक्शन इस दोनों के अलावा, तो मैंने आपको बताया ना इसके मेनली दो फंक्शन है. एक है इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी. अच्छा है, इसके ज्यादा फंक्शन नहीं है. इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी. सेकेंड फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, इट प्रमोट्स सेनेसेंस. ठीक, ये दो बताया. इसके अलावा एक थर्ड फंक्शन मैं आपको बता रही हूं, ये स्टोमाटा को क्लोज कर देता है. इट हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा व्हेन, जब मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है. एकदम दोपहर का, गर्मी का वक्त है, दोपहर का 12 बजे, टेम्परेचर है 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है. ठीक, उस वक्त और मिट्टी में पानी की कमी है, वाटर इज ऑल्सो लेस, राइट. अगर वाटर लेस नहीं भी है तो भी क्या हो रखा है कि देयर इज टू मच ट्रांसपिरेशन. प्लांट में लीव से खूब ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है. अब प्लांट स्ट्रेस में आ गया, भैया इतनी तेजी से अगर पानी निकलेगा तो बाद में तो हम बच जाएंगे पानी की कमी से. उस वक्त प्लांट में एक बहुत ही चतुर चालाक हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड. प्लांट इसको रिलीज करता है, जिसके इन्फ्लुएंस में ये स्टोमाटा क्लोज कर जाते हैं एंड ट्रांसपिरेशन रुक जाता है. इस तरह से प्लांट के स्ट्रेस का इलाज करता है. ये इसके साथ एक विडंबना, दिस इज अ मिसफॉर्च्यून फॉर दिस हार्मोन कि एक तो बेचारा प्लांट को स्ट्रेस से बाहर लाने में मदद करता है, फिर भी इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन. एक्चुअली इट इज नॉट अ स्ट्रेस प्रमोटिंग हार्मोन, इट इज अ स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन, इसीलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं. सो ड्यूरिंग डेसिकेशन एंड अदर स्ट्रेस, जब एक प्लांट एकदम सूख रहा होता है उस वक्त ये स्टोमाटा को क्लोज कर देता है. गॉट इट. सो विद दैट इसके मेन जो फंक्शंस हैं वो आपके हो गए. इसका भी मैंने समरी टेबल बनाया, लेकिन इससे पहले you know what we are going to do is go through the NCERT, right? So NCERT में आपका लिखा क्या है, as mentioned earlier, यहाँ आपका लिखा है abscisic acid was discovered in its role to regulate abscission and dormancy. मैंने कहा था इसका मेनली दो ही फंक्शन होता है, बट आपका NCERT कहता है इसके और भी बहुत सारे रोल्स हैं in affecting the plant growth and development. इसमें आपका क्या क्या लिखा है, पहला ये एक इनिबिटर का काम है और ये मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन पहला रोकता है. सेकेंड, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा. 10, ये प्लांट को टॉलरेट करता है टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. क्वेश्चन आएगा व्हाई इज एब्सिसिक एसिड कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. एंड ये सीड में डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है. इसका एडवांटेज क्या है, जिसकी वजह से विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स ऑफ अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. अनफेवरेबल ग्रोथ से जब अफेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तो सीड को जर्मिनेट नहीं करने देता, अननेसेसरी मर जाएगा. तो उस वक्त वो उसको डेसिकेशन मतलब सूखा एंड अदर अनफेवरेबल कंडीशंस जो ग्रोथ के होते हैं उसको टाइड अप करने में मदद करता है. हो गया. सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दिस, चलिए अब आ जाते हैं टू माय समरी टेबल. तो इसका पहला फंक्शन है एब्सिजन. वी नो दैट इट इज अ जनरल ग्रोथ इनिबिटर. ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करता है एंड दस इट कॉजेज एब्सिजन ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट एसेट्रा. ठीक है,
तो ये हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन एब्सिजन। सेकेंड मैंने बोला था डॉर्मेंसी, या सी वाई छूट गया, डॉर्मेंसी। इट हेल्प्स टू इन द सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी, ये इंड्यूस करता है डॉर्मेंसी, दस ये सीड जर्मिनेशन इनिबिट करता है, जिसकी वजह से सीड्स विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स। दो मेन फंक्शन बता दिया। इसके अलावा थर्ड फंक्शन इज विथ रिलेशन टू स्टोमाटा, ये स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, इंक्रीजेस द टॉलरेंस टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये समरी पेज भी आपको नीचे डाउनलोड लिंक में मिल जाएगा। आई होप ये दोनों पेजेस अगर आप डाउनलोड कर ले, उसके बाद आपके सारे फंक्शंस एक पेज में फिंगर टिप्स में हो जाएंगे, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। दैट विल बी इनफ फॉर यू राइट नाउ। यहां पर आपने देखा होगा मैंने यहां पर नीचे में, शायद ये बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है, यहां पर आपका यहां एक चीज लिखा है, मैं आपको पढ़ दूं। कह रहा है इन मोस्ट केसेस इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड्स। ठीक है, ये मोस्ट केसेस में जिब्रेलिक एसिड यानी कि जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक है। अब आप बोलोगे मैम यहां से वर्ड एंटागोनिस्टिक क्या आ गया? ठीक है, इसमें एंटागोनिस्टिक है, आप बोलोगे मैम ये एंटागोनिस्टिक वर्ड कहां से आ गया? सुनिए, आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा कि ये जो पांचों प्लांट हार्मोन्स हैं, दे ऑल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, हेंस डेवलपमेंट। ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, हेंस डेवलपमेंट को रेगुलेट करने में इन पांचों हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आप जान गए। लेकिन आपने साथ में ये भी देखा होगा कि कुछ फंक्शंस एक से ज्यादा हार्मोन एक जैसे करते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। दैट इज कॉल्ड एज द सिनर्जिस्टिक फंक्शन। सिनर्जिस्टिक मींस मिलकर। जैसे आपने देखा था कि पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी ये आपका ऑक्सीन भी करता है एंड जिब्रेलिन भी करता है, राइट? ये ऑक्सीन्स भी करता है एंड जिब्रेलिन यानी कि जिब्रेलिक एसिड्स भी करता है। तो यहां पर दोनों का रोल कैसा है? सिनर्जिस्टिक, दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। और कुछ फंक्शंस आपने देखा होगा एंटागोनिस्टिक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इथिलीन प्रमोट करता है, इथिलीन हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इवन जिब्रेलिक एसिड इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन, जबकि एब्सिसिक एसिड इट इनहिबिट्स जर्मिनेशन एंड प्रमोट्स डॉर्मेंसी। दैट मीन्स प्लांट्स के वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में the hormones have a very vital role to play. All these hormones have a lot of functions and specific functions as well. Some functions they carry on together, and some functions they contradict each other, and it is the interplay of these functions which basically help in the proper growth, differentiation, hence development of the plant. तो आपको समझाने के लिए, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखे नहीं है, समझाने के लिए कुछ एंटागोनिस्टिक फंक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे एपिकल डोमिनेंस, राइट? तो आपको पता है ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करते हैं, जबकि साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करते हैं, लैटरल ग्रोथ प्रमोट करते हैं। तो हो गया ना एंटागोनिस्टिक। ना ऑक्सीन ये प्रिवेंट करता है, देखो जब कच्चा रहता है आम तो आपका ऑक्सीन है, इट प्रिवेंट्स द लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप, जबकि एब्सिसिक एसिड इट प्रमोट्स देयर ड्रॉप। तो दोनों का रोल कैसा हो गया? एंटागोनिस्टिक। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, आप देखो एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी प्रमोट करता है, जबकि इथिलीन एंड जिब्रेलिन क्या करता है? ये उसको प्रमोट करता है। तो ये एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन या एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन का फंक्शन कैसा हो गया? एंटागोनिस्टिक। अब आ जाते कुछ सिनर्जिस्टिक में, बोथ ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन पार्थेनोकार्पी प्रमोट करते, इथिलीन प्रमोट करता है सेनेसेंस तो एंड एब्सिजन, तो आपका इवन एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट करता है एब्सिजन। सो ऑक्सीन बेसिकली प्रिवेंट करते हैं फ्रूट एंड प्रमोट फ्रूट एंड लीफ, दे प्रिवेंट, सो डू जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी इनका गिरना को रोकता है। सो दोनों का कैसा हो गया? सिनर्जिस्टिक रोल हो गया। सो देयर आर सम रोल्स, देखो यहाँ सिनर्जिस्टिक रोल है, इसका सिनर्जिस्टिक रोल है, ये सिनर्जिस्टिक रोल है। सो कुछ फंक्शन सिनर्जिस्टिक है, कुछ एंटागोनिस्टिक है, तो मिला जुलाकर इन हार्मोन्स की वजह से ग्रोथ एंड वॉट एवर डेवलपमेंट आपका किसी भी प्लांट का होता है। सो आई होप ऑल द हार्मोन्स आर कंप्लीट बाय नाउ। तो तीन ही टॉपिक बचा है, मतलब द रोल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स इन ग्रोथ,
एंड डिफरेंशिएशन आपका बचा है, जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड कुछ मैं चाहूंगी आप मुझे बताएं सम सिनर्जिस्टिक एंड एंटेगोनिस्टिक फंक्शंस. इतना जो पढ़ा है ना, मैंने जो बताया उसके अलावा. सो अगर आपको इसके अलावा कोई आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. What are your ideas? Let us synthesize, pool. हम सबके आइडियाज को पूल करके एक जगह क्यों ना कंपाइल करें. तो आप उसको जरूर डालना. और ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो लाइक एंड कमेंट तो बनता है, शेयर भी बनता है. लेट एवरीवन नो अबाउट इट एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि पता रहे अगला वीडियो कब आ रहा है. पढ़ते रहिएगा. एज आई ऑलवेज से, इतना कर दिया, एक एक टॉपिक पढ़ा दिया, वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी रीड करा दिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह लिख दिए, उसकी भी मैं प्रिंट आउट आपको दे रही हूँ. आई एम गिविंग यू द पीडीएफ फॉर्मेट में दे रही हूँ. आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ना. पढ़ने का जोश और स्पिरिट, बस उसको आपको धीमे नहीं रखना है. मेडिकल तो हम निकाल कर रहेंगे, राइट. सो विद दोज वर्ड्स एंड विद दोज कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड, आई साइन ऑफ. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू एंड बाय.